नमस्ते सभी को। तो आइए हम लोग टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। और कल हमने जो है आप लोग को वॉच ख़त्म किया था दोनों क्लास में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, सभी लोगों को। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को वॉच समझ में आया होगा। तो आज हमारा नया अध्याय है और छंद है, सभी लोगों के लिए नया है, चाहे जिसके लिए जो भी हो। ठीक, और छंद जो है आप लोग के हर एग्ज़ाम में पेपर में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में। एक नंबर का आप लोग का छंद अभी प्रश्न आपके प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं। तो चलो हम लोग समय न व्यतीत करके सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब सब लोग सामने देखेगा, पहले लिखिएगा बाद में। ठीक, सभी लोग छंद की हम बात करें तो छंद का दूसरा नाम जो होता है, छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल। ठीक है, छंद कहें या हम पिंगल कहें, दोनों एक ही होता है। चाहे हम पिंगल कहें और चाहे क्या कहें, छंद कहें, दोनों एक ही होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। छंद जो है ये आपके संस्कृत भाषा के, ठीक है, संस्कृत के छिद धातु से, यानी कि संस्कृत के छिद धातु से बना है, छिद धातु से बना है, छिद धातु से बना है जो आपका ये छंद है। और एक बात हम बताएं कि आज तक आप लोग को अगर छंद कभी नहीं समझ में आया है तो आज से आना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और आज से आना प्रारंभ हो जाएगा तो आपका कभी गलत होगा ही नहीं, ये कंफर्म है। ठीक है, तो अब एकदम सामने देखिएगा। छंद जो है संस्कृत के छिद धातु से बना है। ठीक, और जो ये छिद लिखा हुआ है, छिद का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। छिद का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना, ढकना या आच्छादित करना। ठीक है, ढकना या आच्छादित करना ही आप लोग का क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। ठीक, छंद का दूसरा नाम है पिंगल। छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है और छिद का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। आगे मैं बताऊंगा कि छंद की परिभाषा क्या है, बस अभी सुनते रहिए सब लोग। आगे हम बात करते हैं तो छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में कौन सी संधि है बताओगे, सभी लोग बताओ। व्यंजन संधि है। ठीक है, पहले किसी भी शब्द में पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मिल जाए तो संधि कौन सी, व्यंजन है। विच्छेद जब करते हैं तो उसके पहले वाले में बदल देते हैं, तो इसको बदलेंगे तो ऋग को प्लस क्या हो जाएगा, वेद। ठीक, कहने का मतलब है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में, ऋग। और हमारे वेद कितने होते हैं, 4। वेदों का वर्णन किस में दिया गया है, वैदिक संस्कृत में। किस में, वैदिक संस्कृत में। ठीक है, कौन पहला वेद कौन सा होता है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा सामवेद। जोन हुआ है हम नहीं जाने, हमका जी थोड़ा हो। तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब जोन हुए समझो, हम का जानी। ठीक, कोनो हम पंडित थोड़ो है कि हमको वेद याद रखने की ज़रूरत है, और न कोनो हम जीएस के अध्यापक हैं, ना जीएस हम पढ़ रहे हैं। हमका क्या पता, हम जानी देता कि वेद कितना होती, 4। और इतना जानी थे कि हम छंद का वर्णन कहाँ पर है, ऋग्वेद में। और दुनिया से हमसे कोनो मतलब नहीं ना। ठीक, हमका अपने से मतलब है, खाए से मतलब है, खवावे से मतलब नहीं ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे ये मतलब कि जब खाए रहा था दूसरे के, तो फिर बढ़िया से आराम से बहुत बढ़िया है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत नहीं हो यार, परेशान ना हो, तो हम हैं बढ़िया से खाएँ पे एकदम बढ़िया। जब आपन नंबर आवा, और जब आपन नंबर आवा तो बोला, ठीक, अरे आज यहाँ जाएगा, आज वहाँ जाएगा, यह काम हुआ काम, ये सब करा थी ना, करते हो आप लोग, आप पिकनिक मनाने जाते हो, आप करते होगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, ठीक, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, आगे चलो, आगे हम बात करते हैं तो छंद के जो जनक हैं, ठीक है, और जनक की हम बात करें या इन्हें पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं, पितामह। पितामह का मतलब का, पापा। छंद के पितामह, ठीक, जनक कौन है, पिंगल मुनि। छंद के जनक हैं पिंगल मुनि। ठीक है, और पिंगल मुनि को ही पिंगलाचार्य कहते हैं। पिंगल प्लस आचार्य, और आचार्य का मतलब ही क्या होता है, ऋषि मुनि। पिंगल ऋषि भी कहते हैं, पिंगल मुनि भी कहते हैं, और चाहे जोन कहें, चाहे पिंगलाचार्य कहें। ठीक, तो छंद के जनक कौन हैं, पिंगल मुनि। ठीक है, और पिंगल मुनि की एक रचना है, और जिसका पिंगल मुनि की रचना का नाम क्या है,
ठीक है, पिंगल शास्त्र, पिंगल मुनि की रचना का नाम है पिंगल शास्त्र। और एक बात बताएं, पिंगल शास्त्र को ही क्या कहते हैं? छंद शास्त्र। इसे ही क्या कहते हैं? छंद शास्त्र। चाहे हम पिंगल शास्त्र कही और चाहे हम छंद शास्त्र, ये दोनों एक है यार, समझे हो? अब एक परिभाषा हम नहीं बताएं छंद के, ये बेसिक जानकारी है, बात समझे हो कि नहीं? आगे हम बात करते हैं। तो अगला एक पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा ज़रा से। आगे हम बात करते हैं तो हमारे जो संस्कृत होते हैं, ठीक है, संस्कृत हो, तो संस्कृत के दो रूप पाए जाते हैं, ठीक है। एक रूप पाए जाते हैं कौन? वैदिक संस्कृत, और एक पावा जाता है कौन? लौकिक या क्लासिकल, लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, ठीक है, दो ही पाए जाती हैं, एक वैदिक और दूसरा लौकिक या क्लासिकल। और एक बात बताएं सब लोग को, यह का हम काहे बता रहे हैं पता है? क्या योग है, प्रयोग है, क्योंकि छंद जो है ना, छंद बहुत पुरान मनैया है, बहुत शुरू से आवा है, ठीक। और छंद कहाँ से आवा है? आपके अपभ्रंश साहित्य में छंद मिलत है, ठीक है। अपभ्रंश साहित्य में दोहा का दूहा कहा जाता है, लिखाए हैं हम, ठीक है। अपभ्रंश साहित्य में दोहा को क्या कहा जाता था? दूहा। अब बताओ छंद कब से है? छंद हुआ से है जहाँ से जन्म तुम्हारा सबका नहीं भरा, तुम्हारा सबके नहीं, यानी आपके 2-4-10 पीढ़ियों का, पुरुषों का, मतलब पूरा तत्वों का कहोगे जन्म नहीं भरा, ठीक। अब मान लो अपने आप को, मान लो कि शायद हम रहे हुई, ठीक, स्वयंभू के साथ हम काम करे हुई, स्वयंभू के साथ हम पढ़त लिखत रहे हुई, तो बात अलग है। अपने आप को मान लो भाई, ठीक है, हाँ हम रहे ना, उनके खाना बनावत रहे ना हम, ठीक, उनके बिटिया रहे ना हम, चूल्हा सही रहे ना हम, है ना? हाँ ये मान लो, एमा का माने में कहा जा रहा है, क्यों आसावनी मान लो, ठीक। तो कहने का मतलब संस्कृत कितने रूप मिलते थे? 2 ही रूप, ठीक, वैदिक, लौकिक या क्लासिकल। आगे चलो। और वैदिक के अंतर्गत किसका वर्णन है? वेदों का है। तो इसका मतलब वेद केहमा है? वैदिक में है। तो इसका मतलब सबका समझ जाए चाहिए कि छंद कौने संस्कृत में है, नहीं समझ में आवा? छंद कौने संस्कृत में? वैदिक। काहे लिए? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग। और ऋग्वेद किस संस्कृत में है? वैदिक। तो इसका मतलब छंद किस संस्कृत में आएगा? वैदिक। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अभी परिभाषा हम नहीं बताएं, परिभाषा भी बताऊबो न करब, बताऊबो आसान से। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। छंद किस भाषा से? संस्कृत। संस्कृत किस धातु से? छिद धातु से। छिद का अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। कौने वेद? ठीक। और छंद के जनक कौन है? पिंगल मुनि। पिंगल मुनि की रचना कौन सी? पिंगल शास्त्र। और पिंगल शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? छंद शास्त्र। चाहे हम पिंगल शास्त्र कहें चाहे छंद। आप एक मजे की बात सुनो, यहाँ से शास्त्र हटा दो, ये का हुआ है? छंद, ये छंद। और यहाँ से पिंगल से कहा हटा दो? शास्त्र। फिर छंद पिंगल, छंद पिंगल, समझ में आवा? और शास्त्र जोड़ दिया तो पिंगल शास्त्र और छंद शास्त्र। और संस्कृत के कितने रूप? 2। और हमारा छंद किस संस्कृत में है? वैदिक। लिखो जल्दी से, दौड़ा के लिखो फटाफट, 1 सेकंड के अंतर्गत लिखो, सभी लोग लिखो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोग, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन से भी एक बात हमें कहना चाहेंगे कि जब तक हम समझाएं, क्योंकि आप लोग एकदम क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तक हम समझाएंगे आप लोग समझा करिए, उसके बाद लिखाते हैं लिख लिया करिए। छंद का दूसरा नाम पिंगल लिखो, छंद का दूसरा नाम पिंगल। आगे लिखिए, छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है। छंद संस्कृत के छिद धातु से बना है। और छिद का अर्थ ऐसे लिख लीजिएगा डैश करके, ढकना या आच्छादित करना। छिद को डैश करके लिख लेंगे, ढकना या आच्छादित करना। आगे हो गया। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद। आगे, छंद के जनक पिंगल मुनि या पिंगलाचार्य। छंद के जनक पिंगल मुनि। और डैश करके लिख लेंगे, पिंगल मुनि की रचना, पिंगल मुनि की रचना, पिंगल शास्त्र को ही छंद शास्त्र कहते हैं। पिंगल मुनि की रचना छंद शास्त्र को ही
पिंगल शास्त्र को ही छंद शास्त्र कहते हैं। ठीक है, पिंगल मुनि की रचना है ये। दीपमाला आज कहाँ नहीं आई? हो गया? हो गया? बोलो। कहीं पर ये बना लीजिएगा, संस्कृत के 2 रूप, वैदिक, लौकिक या क्लासिकल बना लीजिएगा, कहीं आगे पीछे दाएं बाएं करके जगह हो तो। ठीक है, बना संस्कृत के 2 रूप, वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक या क्लासिकल। संस्कृत के 2 रूप, वैदिक, दूसरा लौकिक या क्लासिकल। हो गया? अब कापी कलम धर के यह और सामने देखो। ठीक, मैं हटाऊं इसको? चलो, सभी लोग सामने देखेंगे, कापी कलम धर दीजिएगा, सब ऑफलाइन ऑनलाइन सब जने। ठीक, अब सुनो ज़रा से, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है, अब परिभाषा हम बताएंगे। अब परिभाषा बताने से पहले हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब परिभाषा अपने आप सीख जाओगे। आगे हम बात करते हैं तो छंद के अंग जो होते हैं। ठीक है, तो छंद के अंग की हम बात करें तो छंद के अंग जो होते हैं कितने होते हैं? 7 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। आगे चलो, ये जो यहाँ पर अंग लिखा है, ठीक है, इसी अंग को ही हम अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक, चाहे हम अवयव कहें और चाहे हम तत्व कहें और चाहे हम क्या कहें? अंग कहें। पढ़े में मन कम लग रहा है ना? तो हाँ, जमुआई का है यार ये फिर। ठीक, छंद के अंग जो हैं, यहो की परिभाषा है हिंदी में, जमुआही काहे लिए आती है। ठीक है, यहो की परिभाषा है, बाद में बताओगे हम, फिर मौका कभी लगी तो। ठीक, तो छंद के अंग हैं 7, इसे ही क्या कहते हैं? अवयव। और इसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और सुनो, एक बात, मजे की बात यह है कि प्रकार अलग होता है और अवयव अलग होता है। ये छंद के प्रकार नहीं, छंद के तत्व हैं। जैसे हमारे 5 तत्वों से मिलकर क्या बनी है? शरीर। ठीक, कौन कौन तत्व? आग, हवा, पानी और आग, हवा, पानी, आकाश और धरती। ठीक, तो यानी 5 तत्वों से हमारी क्या बनी है? शरीर। एक तत्व नहीं है तो हमारे शरीर कोई काम का नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण सुनिए। ठीक है, प्रकार अलग होता है, अंग और अवयव अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो हम हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम अपने आप को न लें, क्योंकि जो है अभी हम उस लायक नहीं। जैसे आप अर्चना जी हैं, आप उस क्या ना, हाँ सविता जी हैं। मान लीजिए इन लोगों की, दोनों लोगों की शादी हो गई है और हो मानना नहीं, हो गई है, इसमें मानने की ज़रूरत नहीं। ठीक, शादी हो गई है। आगे चलो, अब मान लीजिए इनका जैसे शरीर है, या शरीर है, ये कान है, ये नाक है, ये ओंठ है, ठीक, ये बाल है, ये हाथ है, ये पैर है। इनको बोलते हैं अंग। इनको क्या बोलते हैं? अंग। अगर यहाँ से अंग एक हटा दो, हाथ हटा दो, तो जो तुहार काम अब आज नहीं कर रख दियो, आज मान रख दियो, तो इस शरीर अधूरा हो जाएगा ना। जिस प्रकार आपके ये जो अंग हैं शरीर के हैं, ठीक है, अगर एक अंग नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं, अधूरा माना जाता है। यानी कि इन्हीं अंगों से मिलकर किसकी रचना हुई? शरीर की। ठीक, आपकी शादी हुई है, आपके जो बच्चे हो गए, बच्चों को अंग नहीं कहते, उनको प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकार। हम प्रकार नहीं हैं तो अच्छे से रह सकते हैं, जी सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर अंग नहीं है तो हमारा काम नहीं चल सकता। समझे? हाँ, तो कहने का मतलब यही अंतर है। प्रकार के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन तत्व और अवयव और अंग के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार हमारे शरीर में ये अंग हैं, अंगों से हम मिलकर शरीर की रचना हुई है, ठीक, उसी प्रकार यही अंगों, ये अवयव तत्वों से मिलकर क्या निर्माण हुआ है? छंद। ठीक है, इन्हीं 7 अंगों को या इन्हीं 7 अंगों के समूह को, इन्हीं 7 अंगों के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ये परिभाषा समझे?
ठीक है, कि जहाँ पर सातों अंग सातों अवयव मिल जाएं तो वही हमारा छंद कहलाता है। अभी और अच्छी परिभाषा आपको देंगे। ठीक है, 7 अंग होते हैं, ये प्रकार और अंग में अंतर होता है। ठीक है, पहला आपका होता है वर्ण या अक्षर, पहला वर्ण या अक्षर, दूसरा आपका होता है मात्रा, और तीसरा आपकी होती है यति, चौथी आपकी होती है गति, और पांचवी आपकी होती है तुक, और छठवीं आपकी होती है चरण, और चरण को ही कहते हैं पद या पाद। ठीक, और सातवीं आपकी होती है गढ़। सातवीं क्या होती है? गढ़। देख लो, ये 7 अंग हमने लिख दिया है। ठीक है, पहला वर्ण या अक्षर, दूसरा मात्रा, तीसरा यति, चौथा गति, पांचवा तुक, छठवां चरण, और सातवां क्या है? गढ़। और इन्हीं 7 अंग जहाँ मिल जाएंगे हैं वही छंद कहलाए। और ऐसा कोई भी छंद का उदाहरण नहीं होगा जिसमें सातों अंगों का वर्णन ना किया गया हो। चाहे वह दोहा पढ़ो, सोठा पढ़ो, चौपाई पढ़ो, गीत का पढ़ो, हर गीत का पढ़ो, बरवे पढ़ो, कुंडलिया पढ़ो, छप्पे पढ़ो, अरिल्य पढ़ो, सोठा पढ़ो, सवैया पढ़ो और इंद्रवज्रा पढ़ो, यानी कोई भी छंद आप लोग पढ़ोगे, हर एक छंद में आप लोग को वर्ण या अक्षर मिलेगा। बोलो हाँ, बोले जाओ। मात्राएं मिलेंगी, हाँ। यति मिलेगा, हाँ। गति मिलेगा, हाँ। ठीक, तुक मिलेगा, हाँ। चरण मिलेगा, हाँ। गढ़ मिलेगा, हाँ। सब मिलेगा। और यानी कहने का मतलब है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब बताओ, इसमें वर्ण नहीं ना है, मात्रा नहीं लाग है, तुक नहीं ना है, गति नहीं ना है, सब कुछ तो है, चरण है। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं 7 अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? छंद। अब सुनो परिभाषा और अच्छी से। ठीक है, जहाँ पर वर्णों, मात्राओं, यति, तुक, गति, चरण, गढ़ के माध्यम से जिसकी रचना की जाती है, जिस पद की संरचना की जाती है, जिस पद को रचा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जहाँ पर हम वर्ण और मात्राओं के आधार पर पहचानते हैं जिस पंक्ति को, जिस चरण को, उसे ही हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अब बताओ, परिभाषा समझ में आई? अब बताओ, छंद के अंग कितने हैं? 7। ठीक, कितने? 7। और इन्हीं 7 अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? छंद। और एक बात और बता दें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, अगर ये अंग आप लोग को तैयार हो गए तो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, कि आपको 50% तक छंद आ गया। अगर ये 7 अंग हैं, ये तैयार हो गए, ठीक है, आपको 50% तक तैयार हो गया। और 7 अंग नहीं तैयार हैं तो फिर नहीं तैयार है। लिखो, परिभाषा पहले डालो, परिभाषा लिखो। सभी लोग परिभाषा डालें, सब लोग, तुम डालो, सब लोग परिभाषा लिखेंगे। जहाँ पर वर्णों, अक्षरों, मात्राओं, काम करते रहेगा, वर्णों, अक्षरों, मात्राओं, यति, गति, तुक, यति, गति, तुक आदि का वर्णन मिलता है, यति, गति, तुक आदि का वर्णन मिलता है। अरे छोड़ो और आगे लिखो, तो आदि लिखा दिन तो फिर ओमा का आदि का मतलब होता है क्या और है? आदि का वर्णन होता है, उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। हो गया? आगे हेडिंग डाली सभी लोग, छंद के अंग डैश करके 7 और ब्रैकेट में अवयव और तत्व जरूर लिख लेंगे। छंद के अंग, अवयव, तत्व। छंद के अंग, ब्रैकेट में अवयव और तत्व। और 7 के नाम सभी लोग लिख डालिए, वर्ण या अक्षर, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण, पद या पाद और गढ़। 7 नाम लिख डालिए सभी लोग। हो गया? 7 गढ़ लिख लिए अंग। पहला हेडिंग आप लोग डालिएगा वर्ण या अक्षर, सभी लोग अच्छे से यहाँ से आप समझना आप लोग को, ठीक है। पहला हेडिंग डालेंगे वर्ण या अक्षर।
चलो देखो ध्यान सुनिएगा, आप लोग को पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण। ये वर्ड लिखा गया है यहाँ से। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कौन? ध्वनि या वर्ण। क्लियर? समझ रहे हो ना? आगे चलिए। अब जैसे यहाँ से कोई उदाहरण लिखा, हमने लिख दिया जय हनुमान, ठीक है, ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे बहुत बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो सब लोग ध्यान से, ये आप लोग का यहाँ से अगर अलग करेंगे तो जा प्लस या, हा प्लस न प्लस उ प्लस म और प्लस बड़ा आ प्लस क्या है ना, ठीक। ये हनुमान है, ये क्या है? जय। अब हमका सब जने तनी बतावा, ठीक है, यहाँ से वर्ण या अक्षर ना वही है, बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, ये वर्ण अक्षर नहीं है, वर्णों या अक्षरों को मिलाकर ही क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों या अक्षरों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। और शब्दों के मिलाकर वाक्य बनता है, और वाक्य ही आपका चरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चरण। पद या पद कहलाता है, पद या पद, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर वर्ण या अक्षर आपके कहीं नहीं मिलेंगे तो जीवन में चाहे मर जाइ हो, सर पटक डली हो, लेकिन कभी भी किसी भी छंद की रचना आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहला अंग जो पढ़ा जाता है, सबसे पहला अंग क्या पढ़ा जाता है? वर्ण या अक्षर, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। भाषा की ऐसी इकाई जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, भाषा की ऐसी इकाई जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। खंडन का मतलब टूटता नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की ऐसी इकाई जिनका खंडन नहीं होता, भाषा की ऐसी इकाई जिनको हम नहीं तोड़ सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। समझे? आगे चलो। वर्ण या अक्षर जो हो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। हमका तनी बतावा, जो स्वयं से उच्चरित होते हैं क्या कहेंगे? बताए हैं वर्णमाला में, पढ़ाए हैं अच्छे से। और जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उसे क्या कहेंगे? व्यंजन। और ऐसा कोई भी छंद नहीं जिसमें स्वर और व्यंजन का प्रयोग ना हो, है कि नहीं? ठीक। और आ से लेकर आ तक हमारा क्या है? स्वर है। और का से लेकर ज्ञा तक हमारा क्या है? व्यंजन है। काम खत्म। ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है? 13। और व्यंजन की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। 36, 37, 38, 39। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। और 36 कुल व्यंजन होते हैं, प्लस इसमें सरा जुड़ जाएगा और एक डिगुड़ और व्यंजन जुड़ जाएगा, 3 जुड़ी तो कितना हो जाए? 39। और 36 में से ये तीनों नहीं जुड़े हैं, का से लेकर ज्ञा तक जुड़ा है बस इसमें, और सरा और ये दोनों अलग से आते हैं, तो कितना हो जाएगा? 39। नहीं समझ में आवा वर्णमाला में पढ़ाए हैं। और ये स्वर की संख्या कितनी है? 13। तो 13 और 39 ये सब इसी में आते हैं, वर्ण या अक्षर। तो भाषा की ऐसी इकाई जिनका खंडन नहीं होता, जिनको हम खंडित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण अक्षर। वर्ण अक्षर कितने प्रकार? 2, स्वर और व्यंजन। जो स्वयं से उच्चरित होते हैं स्वर, जो स्वरों की सहायता से लिखो। भाषा की ऐसी इकाई, सभी लोग लिखें, भाषा की ऐसी इकाई जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। और कल की क्लास लेना मत भूलिएगा, बहुत गजब का हम पढ़ाएंगे कल अंग। ठीक, कल अंग उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा। भाषा की ऐसी इकाई जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक, आगे लिखिए। ये 2 प्रकार, डैश करके लिखिएगा, 2 प्रकार। आगे स्वर, और स्वर के आगे डैश करके लिख लेंगे जो स्वयं से उच्चरित होते हैं। 2 प्रकार। आगे लिख लीजिएगा स्वर, स्वर में डैश करके लिख लेंगे जो स्वयं से उच्चरित होते हैं। और दूसरा व्यंजन, और जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। जो स्वयं से उच्चरित होते हैं संख्या इनकी 13 है, और जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं व्यंजन, इनकी संख्या 39। नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो आज यहीं पर हम क्लास को विराम देते हैं। ठीक, आगे हम अगले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा अंग पूरा कंप्लीट, ज़बरदस्त तरीके से इसको नोट्स बनाना प्रारंभ करेंगे। कभी आपको नहीं समझ में आया था तो आज से आना प्रारंभ हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ।
एक भी प्रश्न आपका गलत हो नहीं होगा। मिलते हैं फिर अगले कल, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।